नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम बात करेंगे आयुर्वेद से जुड़े उन दो दिलचस्प विषयों के बारे में जो ना सिर्फ हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव पर असर डालते हैं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी कई रोगों के निदान में भी अत्यंत उपयोगी होते हैं। आज हम बात करेंगे प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के बारे में। क्या होता है प्रकृति परीक्षण और क्या होती है ऋतुचर्या, किस तरह से हमारे जीवन के विभिन्न आयामों पर यह अपना प्रभाव डालती है, किस तरह से हमारे स्वास्थ्य पर अपना असर डालती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हेलो डॉक्टर में आज मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता रावत जी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज। डॉक्टर सुनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। चूँकि ये जो दोनों विषय हैं आज आयुर्वेद से जुड़े, यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो, आप भी कुछ जानना चाहते हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 270499 और 27040998। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। तो डॉक्टर सुनीता, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या, तो हम बात करते हैं प्रकृति परीक्षण की। सबसे पहले क्या होता है प्रकृति परीक्षण? प्रकृति परीक्षण देखिए हमारा स्वभाव होता है, जो शरीर का स्वभाव होता है, और इसे हम जन्म के साथ लेकर के पैदा होते हैं। जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तब स्पर्म और ओवम की जो प्रकृति होती है और उस समय उसमें जिस दोष का प्राबल्य होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रकृति होती है। और प्रकृति जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसी रहती है। जिस तरह से कीटों में विष होता है, जैसे कि सर्प में विष है, बिच्छू में विष है, तो उसके लिए हार्मफुल नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी प्रकृति हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो सकती है। आयुर्वेद में प्रकृतियाँ 3 प्रकार की बताई हैं, शारीरिक प्रकृति, मानसिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति। आज मैं आपको शारीरिक प्रकृति के बारे में बताऊंगी। शारीरिक प्रकृति 7 प्रकार की होती हैं, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज, और तीनों दोषों के सम्मिश्रण से त्रिदोषज प्रकृति। तो इनमें वात प्रकृति की बात बताऊं तो इसमें वात प्रकृति का व्यक्ति पतला दुबला होता है, उसका जल्दी से वेट नहीं बढ़ता है, वो बहुत अधिक बोलता है और अपने कार्य को शीघ्र ही करने लग जाता है, और उसकी स्किन ड्राई होती है और उसके बाल भी कम होते हैं, क्योंकि कहा भी है अल्प केस है कृशो रुच्छो वाचालश मानस, अर्थात अल्प केस वाला और वाचाल होता है, बहुत बोलने वाला, और स्वप्न में आकाश में घूमने वाले सपने देखता है। इस तरह का हम दैनिक जीवन में व्यक्तियों से पूछते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी चिकित्सा या उसकी आहार व्यवस्था करते हैं। रही बात पित्त प्रकृति वाले की, तो पित्त प्रकृति वाले को स्वेद अधिक आता है, गुस्सा अधिक आता है, और उसकी जो हाइट है वो भी मीडियम होती है, और उसे पित्तज विकार होने की अधिक संभावना होती है, और वो भी जैसे कि अकाल में उसको बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाल जल्दी पकने लग जाते हैं, और उसे इस तरह के पैतृक विकार अधिक होने की संभावना रहती है। तो इस वाले व्यक्ति के लिए हमें उसी ढंग से आहार व्यवस्था करनी है कि उसकी जो पित्त है वो न बढ़ सके। इसमें शीत द्रव्यों का प्रयोग कराएंगे और हम उसे इस तरह के आहार देंगे कि उसका पित्त न बढ़ पाए और पित्त के विकार ना हो पाए। और रही बात कफ प्रकृति वाले की, तो इसके लिए कहा है गंभीर बुद्धि स्थूलांग महाकेशो, अर्थात उसकी बुद्धि गंभीर होती है, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी गोल मटोल होते हैं, उसकी स्किन स्निग्ध होती है। इस तरह का जो प्रकृति है वो कफ प्रकृति की होती है। और इसके लिए भी डाइट इस तरह से निर्धारित की है, जब कफ बढ़ता है तो हम उसके लिए रूच आपने ये प्रकृति बताई, और नॉर्मली जब हम दोष की बात करते हैं आयुर्वेद में तब भी यही 3 शब्द आते हैं। तो प्रकृति और दोष कैसे इस चीज़ को समझें, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है वात पित्त और कफ तो दोष होते हैं, और आपने भाई प्रकृति बताई है, तो कैसे समझ सकते हैं इस बात को? देखिएगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 3 दोष हमारे स्तंभ होते हैं, हमारे जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, वात पित्त और कफ, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रकृति भी निर्धारित होती है। तो जब वो समावस्था में होते हैं तब वो बेकार नहीं करते हैं। अब किसी कारण से दोष बढ़ जाता है तभी वो बेकार करते हैं। इस तरह से दोनों में, प्रकृति में और दोषों में, दोनों में इस तरह से संबंध होता है। जी मैम, हम बात करें दिनचर्या की, बात तो हम बहुत करते हैं दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, लेकिन ऋतुचर्या की हम बात करें, ऋतुचर्या को कैसे समझ सकते हैं? आयुर्वेद की मनीषियों ने कई चर्याओं का वर्णन किया है, जैसे कि दिनचर्या है, रात्रिचर्या है। तो ऋतुचर्या का भी वर्णन कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और ऋतुचर्या हमें हमारे काल के अकॉर्डिंग चलती है। 2 तरह के काल बताए हैं उन्होंने, विसर्ग काल और आदान काल। तो विसर्ग काल की ऋतुओं की बात करूँ तो इसमें शिशिर है, बसंत है और ग्रीष्म है। और आदान काल की ऋतुओं की बात करें तो हम इसमें शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, और विसर्ग काल की बात करें तो वर्षा, शरद, हेमंत। इस तरह से ये 2 तरह के अयन हैं। तो अभी हमारे वर्तमान में जो बसंत ऋतु चल रही है, इसमें खास करके हमें कफ
कफ प्रकोपित हो जाता है और हमें कफजन्य रोग होने की अधिक संभावना रहती है। तो हमें इसको उसी ढंग से मैनेज करना है कि हमें कफ ना बढ़े। यानी कि अभी मौसम में बहुत ही बदलाव आ रहा है, एकदम से हीट हो रही है और ठंड भी हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कई बार अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं और हम मौसम जन ऋतु जन विकार से ग्रसित हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भी इसी तरह से है, जब हम ग्रीष्म ऋतु आती है तो अगर हम गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं तो उस तरह के रोगों से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हर ऋतु का एक अपना अपना आहार है और विहार है। ग्रीष्म ऋतु में कपड़ों का भी चयन है और बसंत ऋतु में भी कपड़ों का चयन है। इस तरह से हर चीज़ का एक अपना अपना, हर ऋतु का एक अपना आहार है, विहार है। 6 ऋतुएं हैं। तो अभी बसंत ऋतु में हमें कफ को शमन करने के लिए शहद का प्रयोग करना चाहिए, जौ से बने हुए आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। और रही बात अभी मिलेट्स की, जैसे कि मक्का है, रागी है, जौ है और बाजरा है, तो इनके आहार द्रव्यों को हमें अपनाना चाहिए। ये हमें कफ दोषों से या रोगों से बचाएंगे और इस तरह से हमें हेल्दी रखेंगे। बिल्कुल, आपने आहार की बात की, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जितने भी खान पान की वस्तुएं हैं पूरे साल भर उपलब्ध होती हैं, चाहे वो फ्रोज़न फॉर्म में हो, चाहे वो सब्जी मंडी में हो। और हमें मान लीजिए गाजर है, पहले गाजर का मौसम हुआ करता था कि सर्दियों में आती थी, सर्दियों में लोग गाजर से बनी सामग्री का उपयोग करते थे, हलवा खाते थे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन आज हम देखते हैं कि 12 महीने गाजर मिल रही है, 12 महीने लौकी मिल रही है, 12 महीने कोला मिल रहा है और उसका उपयोग भी उसी प्रकार से हो रहा है। किस तरह से हमारा ये जो खान पान है, हर ऋतु में हर वो सामग्री मिलना हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो कोल्ड स्टोर में रखी हुई, जो स्टोर करके रख दी जाती हैं और एक मौसम के विपरीत जब वो मार्केट में आती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए अभी ये ऋतु इस फल की नहीं है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अभी अगर आम हैं, गर्मियों में आम आएंगे तो आम ही खाना है हमें, जो बहुतायत में हमें देखने को मिले हमें वही आहार द्रव्य प्रयोग करने चाहिए, वही हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अभी ग्रीष्म ऋतु आने वाली है तो उसमें हमें वाटरमेलन है, खरबूजा है, आम है, तो इस तरह के जो मौसमी फल हैं हमें उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, न कि जो पहले से रखे हुए हैं कोल्ड स्टोर में, वो उन चीज़ों का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी मैम, आपने बताया कि हमारे जो है प्रकृति जो है बेसिक बहुत सारी प्रकार की होती है, लेकिन 3 जो प्रकृति आपने बताई, कैसे पता चलता है किस व्यक्ति की क्या प्रकृति है, किस तरह से हम समझ सकते हैं? आम व्यक्ति अगर समझना चाहे या जानना चाहे कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आसपास वाले जो व्यक्ति उनकी कैसी है, तो कैसे मालूम चलता है? एक ही व्यक्ति पिता माता पिता की संतानों की जिस तरह से 5 बच्चे होते हैं तो सभी की प्रकृति अलग अलग होती है और इसको हम कई बाहरी फीचर्स जैसे शारीरिक स्ट्रक्चर और उसकी क्रियाओं से हम पता लगा सकते हैं। जैसे बाहरी फीचर्स में अगर हम देखें तो उसका त्वचा का स्किन का वर्ण श्यामला है और उसकी हाइट कम है, उसकी आंखें छोटी हैं, उसको नींद कम आती है और उसकी जो पाचन की क्रिया है वो भी विषम है, तो हम इसको हम वातिक प्रकृति की संज्ञा देंगे और यह उसके लिए हार्मफुल नहीं है, बशर्ते उसे मैनेज करना है उसके अपने आहार के अकॉर्डिंग। जैसे कि अब बात का गुण है, रुक्ष है, लघु है, तो हमें हमेशा हमारा आयुर्वेद का एक चिकित्सा सिद्धांत है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम हिरास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्तु, अर्थात जितने भी समता वाले द्रव्य हैं वो सभी उस भाव को बढ़ाएंगे जितने भी आहार द्रव्य हैं, और जो विशेष विपरीत हैं वो उसमें घटाएंगे। तो हमें हमेशा चिकित्सा विपरीत करनी होती है। जैसे अगर रुक्ष है तो रुक्ष के लिए क्या करेंगे, हम स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, चाहे वो घृत हो या तेल हो, चाहे हमारे जो गुरु द्रव्य हैं, तो वो क्या करेंगे, वायु हल्की है उसे हमें दबाना है जिससे कि वायु विकार ना हो जाए, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें उसके आहार के लिए व्यवस्था करनी होगी। पित्त प्रकृति की बात करते हैं तो उसका कलर गोर वर्ण का होगा, मैंने बताया, उसको पिंपल्स अधिक दिखाई देंगे, उसके तिल कालक अधिक होंगे और उसके बाल भी ब्राउन होंगे। ऐसे बाहरी फीचर्स, कई फीचर्स हैं जो हमें हर प्रकृति का असिस्ट कराने में मदद करते हैं और इस तरह से हम असिस्ट करते हैं कि इसकी पैतिक है, वातिक है या कपज है या वात पित्तज है या पित्त कपज है या त्रिदोषज है। तो इसमें बात करते हैं अगर कि जो वात प्रकृति वाले हैं वो हीन आयु वाले होते हैं, मतलब औरों की तुलना में कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए वो हार्मफुल है ना। और इसी तरह से पित्त प्रकृति वाले मध्य आयु वाले होते हैं, उनकी मध्य आयु होती है, जैसे कि हमने 100 साल की आयु मानी है तो मध्य को मान लीजिए मीडियम, है ना। और कफ प्रकृति वाले दीर्घ आयु वाले होते हैं, वो बहुत ही गंभीर होते हैं, वो हेल्दी होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं, उनका स्वर भी बहुत मधुर होता है। और इस तरह से हम उनमें लक्षण देख करके, बाहरी और आंतरिक दोनों लक्षणों को देख करके हम असेस कर सकते हैं कि इसकी वातज है, पित्तज है। इस तरह से प्रकृति का हमारे को स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इस तरह से प्रकृति हमें कई रोगों से बचाती है। अगर हमें प्रकृति की जानकारी है तो व्यक्ति को दवा लेने की जरूरत ही नहीं है, उसे आहार के द्वारा और अपने रहन सहन के द्वारा हम उससे बच सकते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है अगर आहार शुद्ध होगा तो किसी प्रकार की दवा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते हम पहचाने कि हमारी प्रकृति कैसी है और उसके बाद हम उस पर निष्कर्ष पर आ सकते हैं हमें कैसा भोजन करना चाहिए, किस प्रकृति के व्यक्ति को किस तरह का भोजन करना चाहिए।
किस वातिक प्रकृति वाले के लिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रुक्ष है उसका गुण वायु का, तो हमें स्निग्ध, मधुर, अम्ल, लवण रस वाले, जिसमें स्निग्धता हो, जिसमें गुरुता हो, भारीपन हो, जैसे कि उड़द है ना, जौ है, आपका चावल है, गेहूं है, नवीन अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कफ बढ़ाते हैं, और जितने भी कफ बढ़ाने वाले द्रव्य हैं वो सभी बात प्रकृति वाले के लिए हितकर होते हैं। जी, यानी कि जैसे आपने बताया कि उसे जो है घृत यानी कि घी से बनी हुई वस्तुएं, जो इसमें घी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, या उड़द होती है, उड़द की दाल जैसे उससे बनी हुई जो सामग्री होती है उसका सेवन ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि आपका वो जो दोष है और वो जो दोष है वो गुण में परिवर्तित हो सके और आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो। हाँ, और पित्त प्रकृति की बात करेंगे तो पित्त का स्वभाव उष्ण है, तो आप जानते हैं जब उष्ण के लिए क्या करेंगे, हमें ठंडा देना है, शीतवीर चीज़ों का प्रयोग करेंगे, चाहे मिश्री हो सकती है, चाहे आपके कूष्मांडवले हो सकता है, पेठा हो सकता है, और हमारे जो घृत को पित्त सामक बताया है गाय का घृत वो भी हो सकता है, और हमारी जितने भी परवल है, पटोल पत्र, परवल की सब्जी है, लौकी है, तोरई है, जो कि अपने स्वभाव में मतलब बिल्कुल ठंडी है, हमें वही लेना है, जिससे कि उसका पित्त दोष ना बढ़े और पित्त से संबंधित विकार ना हो। जी, तो अगर हम सर्दियों की बात करें तो ये वाली सब्जियां जो है वो उपलब्ध नहीं होती, तो सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में जब ये सब्जियां उपलब्ध नहीं होती हैं या इस तरह की सामग्री कम उपलब्ध होती है, नहीं लेनी चाहिए, तब क्या लेना चाहिए? सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी, वर्षा ऋतु में क्या है कि वाटर बॉडी अधिक भरा होता है, और हमें हर आहार को ताज़ा ही लेना चाहिए, गर्म ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फंगल या इन्फेक्शन होने का अधिक रहता है। रोड साइड का तो हमें बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। इसमें जब भी आहार द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें अजवाइन का और उष्ण जल का और शहद का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो पाचन की क्रिया है जो कि निर्मल हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या है कि डायरिया होने की अधिक संभावना रहती है। तो इस तरह से हम वर्षा ऋतु में पत्ते वाली सब्जियां जिनमें कीट पतंगे लग जाते हैं वो नहीं लेना है हमें कुछ, और अब जो नमी रहते स्थानों में रहना है और शुष्क वस्त्रों का प्रयोग करना है। कफ प्रकृति के व्यक्तियों क्या खाना चाहिए उस पर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं हेलो डॉक्टर में ऋतुचर्या की और प्रकृति परीक्षण की। और यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 270499 और 27040998। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता रावत जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर आयुर्वेद कॉलेज में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो आप कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनके खान पान के बारे में बता रही थी। कफ प्रकृति बहुत ही गुरु स्वभाव वाले होते हैं उनकी, और वो क्या होते हैं अधिक नींद प्रिय होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं, तो इसके कारण से उनके जो ऑर्गन्स है जो उन्हें एक ओबेसिटी बढ़ने का डर रहता है, तो हमें उसके विपरीत कार्य करना है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको रुक्ष है, तो हमने क्या दिया था उसको, स्निग्ध दिया था। अब चूंकि कफ का स्वभाव स्निग्ध है, सरलता से समझना चाहे तो मैम कैसे समझ सकते हैं? इसमें हम तिक्त कषाय रस प्रधान भोजन का प्रयोग कराते हैं, जैसे कि बाजरा है, जौ है, और जितने भी पुराने धान्य, मूंग है और रागी है, इस तरह के आहार द्रव्यों का सेवन करने से हमारा जो कफ दोष है नहीं बढ़ पाएगा, और जितने भी 20 प्रकार के जो कफ रोग हैं उनसे हम बच पाएंगे और हम स्वस्थ रह पाए। आजकल मैम हम देखते हैं कि बहुत सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान अपडेटेड रहना चाहता है, और आजकल जो मिलेट्स की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मिलेट्स कोई भी ले सकता है, या जो मोटा अन्न है वो कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो उसमें क्या हम इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो प्रधान क्या है, हमारा गुण, कि हम वात है, पित्त है या कफ है, या कोई भी व्यक्ति कोई भी अन्न ले सकता है, खासतौर से जब मिलेट्स की बात आती है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिलेट्स रुक्ष होते हैं और ड्राई एरिया में जहाँ बरसात अधिक नहीं होती है, इस कारण से उनका स्वभाव भी रुक्ष होता है। तो अगर वात प्रकृति वाला मिलेट्स लेता है तो उसका रुक्ष गुण बढ़ जाएगा, और इसलिए उसके लिए मिलेट्स थोड़ा सा अगर ले सकते हैं तो उसे हम संस्कार के द्वारा उसमें कुछ स्निग्ध द्रव्यों को जोड़ दें। जैसे कि अगर हमने खिचड़ी बनाई है तो उसमें घी डाल दें, तेल डाल दें, जिससे कि उसकी जो रुक्षता है वो दूर हो जाए और वात प्रकृति के अनुकूल हो जाए। तो इस तरह से उनमें हम स्वाद में या संस्कार में परिवर्तन करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्योर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसका वात दोष बढ़ जाएगा। इस तरह से कफ के लिए, तो इस तरह से मिलेट्स का प्रयोग वात प्रकृति वालों के लिए नहीं है, कफ प्रकृति वालों के लिए श्रेष्ठ है। जी बिल्कुल। यदि आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और आपको लगता है कि जो ट्रेंड कर रहा है, जो चीज़ चल रही है, जो सब लोग कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, तो एक बार आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है तो कि एक्सपर्ट से बातचीत करने की कि आपका खान पान कैसा होना चाहिए, जिससे कि आप समझ सकें कि आपकी प्रकृति क्या है और उसके अनुरूप आप भोजन लें और भोजन में परिवर्तन करें, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें और आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कॉमन हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो किस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोगों में देखते हैं इन तीन प्रकृतियों की?
तीन प्रकृतियों के आयुर्वेद की मनीषियों ने अलग अलग रोग बताए हैं। जैसे वातिक प्रकृति को हीन बताया है। हीन से मतलब ये नहीं है कि उसके लिए हार्मफुल है, पर फिर भी गुण दोष तो सभी के लिए तो हीन को कैसे समझ सकते हैं? हीन को उसकी आयु जैसे कम होती है और वह जल्दी ही रोगी पड़ जाता है अगर उसने कारणों का सेवन किया है। जो रोग वायु को बढ़ाने वाले होते हैं, अगर उन कारणों का सेवन किया है तो उसको बहुत जल्दी दोष बढ़ जाएगा और 80 प्रकार के रोग होने की संभावना रहता है। इसलिए आयुर्वेद तो संक्षिप्त है, क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, अर्थात कहते हैं ना, कारणों का त्याग ही आदि चिकित्सा है। इसी तरह से कफ प्रकृति वाले को 20 प्रकार के जो रोग हैं, अगर वह मधु द्रव्यों का अधिक सेवन करेगा, स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करेगा तो उसको कफ जन्य विकार होने की संभावना रह जाएंगी, जो कि 20 है। पित्त प्रकृति की भी इसी तरह से अगर भाई उष्ण अगर कॉमन हम बात करें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जो कॉमन समस्याएं हैं जो हमें अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए शायद हमें किसी एक्सपर्ट के पास या आपके पास आने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें वात पित्त एक जनरल बहुत, तो किस तरह मैंने बताया कि सभी द्रव्य पांच भौतिक हैं, है ना। पर्टिकुलर पानी भी मिला है तो इसमें ऑक्सीजन भी है और आप जानते ही हैं इसका क्या फॉर्मूला है ना। तो इस तरह से एक सभी द्रव्य पांच भौतिक है, सभी के लिए सभी अनुकूल हो सकते हैं बशर्ते उनमें बदलाव करके, मैं यही कहूँगी। जी जी। अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि जो भी हम खाना खाते हैं तो उसका हम पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है, अनुकूल भी। लेकिन आजकल एक शब्द जिसके ऊपर बहुत चर्चा भी की जा रही है और जिसके ऊपर बहुत ध्यान भी दिया जा रहा है वो है इम्यूनिटी, कि किस तरह से हम आयुर्वेद में ऐसी कौन सी चीज़ें जिनका सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रख सकते हैं। इम्यूनिटी हमारी व्याधि क्षमता को कहते हैं, और इम्यूनिटी की बात करें तो कफ प्रकृति वाला बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी वाला होता है। इसको रोग होने की संभावना कम रहती है क्योंकि इसकी संख्या भी मैंने 20 ही बताई है ना। तो सिलेस्मा क्या है, हमारा बल होता है, इम्यूनिटी होती है। तो इसमें ऐसे कई औषधियाँ हैं, कई आहार द्रव्य हैं। अगर हम आहार में ही ले लें तो दुग्ध को बिल्कुल संपूर्ण आहार बताया है, ये भी एक क्या है, रसायन है। इसको भी अगर हम नित्य प्रयोग करते हैं, अगर हमें सूट करता है तो संस्कार के द्वारा। और आयुर्वेद की बात करें तो ऐसी कई रसायन है, जैसे कि च्यवनप्राश रसायन है ना, और आपके ब्राह्मी रसायन है, आमल की रसायन है। आंवला तो बहुत ही संपूर्ण एक औषध द्रव्य है जिसमें कि लवण रस नहीं होता है, 5 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण नहीं होता है, तिक्त कषाय। तो जब विटामिन सी से भरपूर होता है, आपने देखा होगी कोरोना काल में विटामिन सी का इन्फेक्शन या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितना प्रयोग किया गया है। तो ये आंवला च्यवनप्राश में आराम से मिलता है। और भी ऐसे कई रसायन है, जैसे नागवाला रसायन है, आपकी अश्वगंधा रसायन है। तो इस तरह से हरित की रसायन को मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। ऋतुओं के अनुसार बताया है, जैसे कि अभी बसंत ऋतु में हमें शहद के साथ लेना चाहिए हरितकी को, और ग्रीष्म में गुड़ के साथ, क्योंकि आयुर्वेद अनुपान को मानता है ना। और शरद में शर्करा के साथ या मिश्री के साथ, बसंत में सैंधव लवण के साथ, और इस तरह से शिशिर में पिपली के साथ। इस तरह से ये रसायन है। रसायन बेऔषध द्रव्य होते हैं जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। इसलिए हमें आयुर्वेद और रसायन को बहुत ही मतलब नित्य प्रयोग करने के लिए कहता है। ऐसा नहीं हम सोचते हैं कि ये इन औषधियों के हम आदी हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। अगर रसायन कर्म का हमें अपनी बॉडी पर प्रभाव दिखाना है तो हमें इन चीज़ों को अपनाना ही होगा ऋतुओं के अकॉर्डिंग। जिस तरह से अगर हम अभी ऋतु की बात कर लें और हम आयुर्वेद की बात कर लें, तो आयुर्वेद ऐसा लगता है जैसे हम घर में से ही जो है वो दवाएं निकाल रहे हैं, घर में से ही वो औषधियाँ निकाल रहे हैं और उसको अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर रहे हैं। ऐसी हमारी रसोई में ऐसी कौन से आयुर्वेद की दवाएं मौजूद हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हर आयु वर्ग ले सकता है? जैसे हम देखते हैं आजकल बच्चों में भी खांसी जुकाम के केसेस बढ़ रहे हैं, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अलग अलग प्रकार की हमें छोटी छोटी समस्याएं, अपचन हो गया, इस तरह की समस्याएं आम घरों में देखने को मिलती हैं। किस तरह से अपने घर से ही जो है हम दवाओं को निकाल सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, हमारी जो रसोई है वो भी औषधियों का भंडार है, और जितने भी हमारे जो मसाले हैं वो सभी औषधियाँ भी हैं और मसाले भी हैं। हम माता बहन हैं, सभी जानते हैं कि इनका उपयोग कैसे करना है ना। अगर खांसी जुकाम है तो हम सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, अगर इनका काढ़ा भी दे देते हैं या शहद के साथ चटा देते हैं तो भी किसी भी तरह की खांसी जुकाम हो, इस तरह की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। अगर गले में खराश है तो 2 काली मिर्च को भी अगर हम डाल करके बट्टी की तरह चूसते हैं तो भी हमारा गला साफ हो जाता है और हमें इस तरह के कफजन रोगों से निजात मिल जाती है। बदहजमी की बात रही तो अजवाइन है, हींग है, काला नमक है, सौंठ है सूखा, तो इसको मिला करके अगर हम 1 फाँकी भी अगर लेते हैं भोजन के बाद तो भी हम इस तरह की जो बदहजमी है, अजीर्ण है, इस तरह के रोगों से बच सकते हैं। भूख बढ़ाने के लिए हम मेथी है, और लड्डू बनाने की बात करते हैं तो लड्डू एक ऋतु के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे हेमंत ऋतु में हमारा बल और हमारी अगली की क्षमता अधिक होती है तो हम
जैसे कि सुपारी पाक है, गोंद के लड्डू हैं, तो इस तरह से हम ये सब रसोई से ही प्राप्त करते हैं। और रसोई ही हमारा एक हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत ही एक कहते हैं ना एक औषधालय है। इस तरह से हम अपने आप को मिश्री एक ऐसा शब्द है, मिश्री एक ऐसा गुण है, एक ऐसा पदार्थ है जो हर रसोई में मिलता है। और मिश्री में भी अलग अलग तरह के विवरण आते हैं कि धागे वाली लेनी चाहिए। चाय का बहुत सेवन होता है और ऐसा कहा जाता है चाय में भी हम मिश्री का उपयोग कर सकते हैं। किस तरह से हम मिश्री का उपयोग कर सकते हैं, चाहे हमारा कुछ भी गुण हो या कुछ भी दोष हो? देखिएगा, ये तो संस्कारों की बात है जी। मिश्री का स्वभाव ठंडा होता है, शीतवीर होता है। अगर हम गर्मियों में यूज करेंगे तो हमें कोल्ड होने की चांस बढ़ेंगी, और अगर हम ग्रीष्म ऋतु में प्रयोग करेंगे तो हमारे ठंड गर्मी से निजात पाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग हम मिश्री को शरबत के रूप में, जैसे कि अभी और किसी भी रूप में ले सकते हैं। मिश्री को किसी क्षीर पाक के रूप में अगर उनमें गुण परिवर्तन करना है तो हमें इस तरह से मिश्री का प्रयोग उसी के अनफान के अकॉर्डिंग हम उसमें परिवर्तन करके उसको प्रयोग कर सकते हैं। जी सुनीता जी, अगर हम आसपास देखें, अपने आसपास में खुद को देखें, तो कुछ ऐसी समस्याएं जो हर घर में दिखती हैं महिलाओं में खास तौर से, और चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो अधेड़ अवस्था हो, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप की महिला हो, एक अनीमिया, खून की कमी जो है बहुत कॉमन लक्षण है जो देखने को मिलता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लक्षण क्या होते हैं और आयुर्वेद का सहारा लेके किस तरह से किसी भी गुण या दोष की महिला जो है इससे निजात पा सकती है? सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि महिलाएं अपने आहार पर ध्यान नहीं देती हैं, और आजकल तो सभी महिलाएं कामकाजी हो गई हैं, और एक वो जो भी डाइट लेती हैं, एक बैलेंस डाइट जो होना चाहिए वो नहीं ले पाती हैं। एक समय बिता करके वो अपने आहार को लेती हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं एनीमिया से जुड़ा हुआ रहता है कारण भी। और जहाँ बात आती है जैसे कि प्रेग्नेंट हैं तो उनको भी आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि उनका जो बच्चा है, जो गर्भ है, वो भी उससे क्या ले रहा था, पोषण ले रहा होता है। तो हम उस टाइम भी उसे आयरन की गोलियां या ये देते हैं या आहार देते हैं। तो आयुर्वेद की बात करें तो एनीमिया के लक्षणों की बात अब मैं आऊँगी कि उसको सांस फूलने लगती है, थोड़े से काम से भी उसे थकावट हो जाती है, और उसकी त्वचा पीले वर्ण की दिखने लगती है, सिर दर्द रहने लगता है, और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हमें ज़रूर उसकी खून की जाँच करानी चाहिए, हीमोग्लोबिन की जाँच करानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं अवॉइड करती हैं खान पान में आयरन को, आपके प्रोटीन को, कैल्शियम को, जो एक बैलेंस डाइट है उसको नहीं ले पाती हैं। तो 13 ग्राम से अगर नीचे उसका हीमोग्लोबिन होता है, 10 होता है, तो ये भी उसके लिए एक एनीमिया को दर्शाता है। इसलिए हमें खून की जांच करा करके और निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमें किस तरह का आहार लें, दवाई ना लेना पड़े। तो इसमें आहार की बात करें तो बाजरा में भी भरपूर आयरन होता है, और हमारे अंकुरित जो धान्य हैं उनमें भी भरपूर होता है। मैं तो ये कहूँगी कि जो प्राचीन काल में जो आहार पकाते थे, लोहे के पात्र होते थे, क्योंकि आजकल हमारे रसोई घर से लोहे के पात्र चले गए हैं, तो दोबारा से मैं तो यही कहूँगी वापस जो हमारी दैनिक रिक्वायरमेंट है 15 मिलीग्राम, वो हमें आहार के लोहे के बर्तनों में आहार पकाने से हो जाती है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ऐसे आहार सेवन करना चाहिए, जैसे कि आपके फलों में ले लें, चुकंदर है, अनार है, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, और आपके ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो मुनक्का है, अंजीर है, आपकी किशमिश है, और आपके इस तरह के जो आयरन को बढ़ाने वाले योग हैं। आयुर्वेद की बात करूंगी तो इसमें लौह भस्म है, पुनर्नवा मंडूर है, इस तरह के लोह के योग लेकर के भी हम महिलाओं को एनीमिक कंडीशन से बचा सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। जी, एक और कॉमन जो हम देखते हैं समस्या जो एक एज के बाद में हमें देखने को मिलती है वो होता है जोड़ों में दर्द, और बहुत तकलीफ होती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। उसे लेकर के किस तरह का आहार लेना चाहिए? जोड़ों की समस्या ये एक एज के बाद में सभी को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी को होने लगती है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी जो बोन डेंसिटी है उसका संघात घट जाता है। इसलिए हमें बोन को प्रोटेक्शन करने के लिए जितने भी जो कैल्शियम है, आयरन है, उनका कैल्शियम है, जिंक है, इनका फास्फोरस है, इनका प्रयोग करना चाहिए। और रही बात आयुर्वेद की, तो इसमें कई तरह के ऐसे औषध साधन प्रयोग किए गए, जैसे कि उसको वातनाशक तेलों से, दर्दनाशक तेलों से उसकी सेक करें, जैसे कि 10 मूल को ही लें, 10 मूल के क्वाथ से तिल तेल को सिद्ध करके हम उससे मालिश कर सकते हैं, उसकी जानुबस्ती कर सकते हैं, उसकी कटिबस्ती कर सकते हैं, और उसे सेक दे करके, और जितने भी उष्णवीर्य द्रव्य हैं जो अपने स्वभाव में गर्म होते हैं वो सभी दर्द निवारक होते हैं। जैसे कि अजवाइन की फाकी ले लें आप, और आप 10 मूल का काढ़ा भी पी सकते हैं, और इसमें योगराज गुग्गुल बहुत ही अच्छा काम करता है, जो कि जोड़ों के दर्द से निजात दिलाता है। और
रही आहार की बात, तो इसमें दूध तो लेना ही है जी। एक एज के अकॉर्डिंग मैं मानती हूँ कि दूध पचने में दिक्कत होती है, तो हम ज़्यादा नहीं तो 1 कप तो लें। उस 1 कप दूध में भी आजकल 500 मैम हम मिलीग्राम। दूध का भी देखते हैं तो वो ज़माने गए जब गांव में जो दूध मिला करता था या जो प्रकृति से मिला करता था, अब ऐसी चीज़ें मिलनी बंद हो गई हैं। हर जगह पैस्चराइज या थैली वाला दूध मिल रहा है, तो उसमें भी कितना गुण होता होगा कितना नहीं, इसका हम शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसे में कैल्शियम के लिए हम और क्या क्या खा सकते हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध हो, जो बहुत इजीली हमें दिखता हो, अवेलेबल हो, जिससे कि हमारी जो कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, उसको पूरा कर सकें? कैल्शियम के लिए आहार में हम कई भस्मों का प्रयोग करते हैं, जैसे शंख भस्म है, प्रवाल पिष्टी है और कुक्कुटान त्वक भस्म, जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो आयुर्वेद की व्यक्ति हूँ, चूँकि मैं आयुर्वेद की ही बात करूँगी, इसलिए ये 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम अगर वो लेते हैं इस भस्म को, तो भी उनकी जो कैल्शियम की कमी के कारण होने वाला जो जॉइंट पेन है वो दूर हो जाता है। और आहार में मैं पुनः आऊँगी, अगर डेयरी का नहीं, गाय का, भैंस का, बकरी का, कहीं ना कहीं दूध में तो कैल्शियम है जी, क्योंकि इसको स्टैंडर्डाइज करके जो भी बनाया जाता है, कहीं ना कहीं कैल्शियम तो है। तो दूध को भी एक कैल्शियम का हम बात कर रहे हैं जोड़ों में दर्द की, हम बात कर रहे हैं हड्डियों की, तो कहीं ना कहीं जो मालिश होती है और सरसों का तेल और जो तिल्ली का तेल होता है उसका बहुत महत्व होता है और वह हर रसोई में मिलता है। क्या ये भी मौसम के अनुकूल हमें उपयोग करना चाहिए, चाहे खान पान में, चाहे लगाने में, किस तरह से इसका उपयोग करके हम अपने जोड़ों को, अपनी हड्डियों को स्वस्थ रख सकते हैं? देखिएगा, जो उष्ण प्रकृति के होते हैं उन्हें हम शीत ऋतु में, हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में हमें तिल के तेल का प्रयोग और सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। बात आती है ग्रीष्म ऋतु में, तो हमें नारियल का तेल और जितने भी जो ठंडी चीज़ों का मिश्रण करके उनमें संस्कार करके उस तरह के तेल का प्रयोग करना चाहिए। जी, आजकल हम देख रहे हैं मैम कि जो महिलाएं हैं उनको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, उनको घर भी देखना है और काम भी है, और आजकल जो काम है वो लैपटॉप तक, एक जगह बैठने तक सीमित रह गया है। ऐसे में किस तरह का खान पान होना चाहिए खास तौर से महिलाओं का, जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें, घर की जिम्मेदारी भी निभा सकें? और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे ओबेसिटी हो गई या इनफर्टिलिटी हो गई, बहुत कॉमन देखने में मिलता है, किस तरह से इनका निदान मिल सकता है या किस तरह से इनसे बचा जा सकता है? एक जगह बैठे रहना भी ओबेसिटी का एक कारण होता है और जॉइंट पेन का भी मैं मानती हूँ कि इसमें कमर दर्द भी काफ़ी बड़ा है इस पोस्चर में बैठे रहने से। बिल्कुल, स्ट्रेस बहुत है, आंखों पे असर पड़ता है, तो किस तरह का खान पान होना चाहिए? खान पान की बात करूँगी तो एक जो बैलेंस डाइट है, जैसे कि प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, फाइबर भी हो, वाटर भी हो, तो जो एक बैलेंस डाइट है वो हमें लेना चाहिए और इस तरह से हम आहार के द्वारा बच सकते हैं। और रही बात मेडिसिन की, तो एक त्रिफला रसायन है, त्रिफला को अगर हम शाम को भिगो देते हैं, सुबह उन छान करके पानी से अगर आँखों को भी छींटते हैं तो भी हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है और उसको हम खाने में घृत के साथ भी ले सकते हैं। उससे हमारी आंखों की ज्योति, जो आप अभी लैपटॉप और स्क्रीन पर जो देखते हैं, जो हमारी आई साइट बढ़ रही है, तो इससे भी बच सकते हैं। रही बात तो उसके खान पान के लिए, जैसे कि आहार की, तो आहार में पौष्टिक चीज़ों में जैसे महिलाओं को अभी मौसम के अकॉर्डिंग सुपारी पाक है ना, गोंद के लड्डू है, इस तरह के लड्डुओं को प्रयोग करके वो इस तरह से अपनी हेल्थ को जी। सुनीता जी, हम छोटे बच्चों में देखते हैं आजकल जो चश्मा है बहुत जल्दी लग जाता है। पहले एक उम्र के बाद चश्मा लगता था या एक उम्र होती थी जब आपको करीब का चश्मा लग रहा है, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी हम इस तरह के विकार देख रहे हैं, ओबेसिटी देख रहे हैं, आंखें कमज़ोर देख रहे हैं और कई बच्चों में थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। क्या कुछ ऐसा खाएं, किस तरह से अपने जो जीवन शैली है उसमें बदलाव लाएं जिससे कि इन समस्याओं से बच सके और यदि हो गई हैं तो उनसे निजात पा सकें? देखिए, बच्चे और वृद्ध दोनों ही युवा वर्ग पर डिपेंड होते हैं। बच्चे ये नहीं जानते उनके लिए क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, और वो फास्ट फूड को ही आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये तो हम महिलाओं की या घरेलू बुजुर्गों की जिम्मेदारी या युवाओं की जिम्मेदारी होती है कि हम उनको किस तरह का आहार दें और किस तरह से हम स्क्रीन टाइम को कम करें जिससे कि वो इस तरह के रोगों से बच सकें। रही बात विटामिन और मिनरल्स की, तो हम एक एज के अकॉर्डिंग उन्हें, जो एक ग्रोइंग एज होती है उसमें अधिक आयरन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की जो एक बढ़त होती है वो देना चाहिए। जैसे कि अभी दूध है, बच्चे दूध से बहुत बचते हैं, लेकिन दूध देना है उन्हें, बादाम देना है, अखरोट देना है, इस तरह से जिससे कि उनको जो मिनरल, जो विटामिन मिलना चाहिए। जो एक ग्रोइंग एज है, मैंने बताया ना कि अगर वो बैठे हैं और स्क्रीन देख करके खा रहे हैं तो जो भी खा रहे हैं वो भी उनको गुण नहीं करता है, इसलिए स्क्रीन के बिना देखे ही खिलाना चाहिए और उसको इस तरह से इन रोगों से हम बच्चे को बचा सकते हैं। डॉक्टर सुनीता, आपने हमें जो भी जानकारी दी उससे हमें यही निष्कर्ष मिलता है कि जो हम खाते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन और वैसा ही होवे तन। तो आपने भी हमें जानकारी दी, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। हमें विस्तृत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।